देखिए मैं रोज़ 8 बजे, 7 बजे और 6 बजे 3 बार लाइव आता हूँ, और दोपहर में भी आता हूँ। मैं 12 बजे से, मैं कल ही बताया था। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा ये करेंगे, क्या कह सकते हैं कि लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, एकदम बेझिझक, है ना। अगर बढ़िया नंबर लाना है 12th आर्ट्स में, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए मेरे साथ, एकदम वहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे। मेन अथी क्या कहते हैं, 2 नंबर वाले भी, 5 नंबर वाले भी और ऑब्जेक्टिव वाले भी, सारे को हम आपका क्लियर करवा देंगे। और कोई ऐप नहीं जानना है, कहीं नहीं कुछ करना है, सारा मैं इसी पे करवा दूंगा। चाहे किताब पढ़ना हो, चाहे आपको मोटा मोटी चीज़ निकाल के देना हो, है ना। जैसे बाकी लोग मोटा मोटी चीज़ निकाल के देते हैं, वो भी मैं करवा रहा हूँ, और किताब पढ़वाना हो वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको जैसे आपको पढ़ना है हम रेडी हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, चूँकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो बड़े मज़ेदार है, और यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद है कि लड़ेगा ही, क्यों नहीं लड़ेगा। और जो है, जो जितना मैंने क्वेश्चन लाया है इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग करके तो देखिए। देखिए पहला प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था जी, बताइएगा। मुगल वंश के की स्थापना किसने किया था, बताइए। अकबर है, बाबर है, शाहजहां है, हुमायूं है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मार देंगे अकबर के, अकबर नहीं किया था। ये मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। किसने, बाबर ने किया था। बाबर कहाँ का था, तो फरगने का था, फरगना, फरगना का शासक था बाबर, है ना। बाबर जो है वो भारत में आया था 1526 में, और मर गया था 1500 में भी 1528 में या 30 में से ही, एग्जैक्टली डेट हमें याद नहीं है कि कब मरा था जो, लेकिन 1528 या 30 में मरा था। बाबर ने भारत में चारबाग शैली का निर्माण किया था। चारबाग शैली, चारबाग शैली का निर्माण किया था। और चारबाग शैली होता था क्या, बेसिकली एक जो है ये क्या होता था, एक वन होता था। वन का मतलब बगीचा, है ना, बगीचा होता था, बगीचा, बगीचा होता था। और बाबर और हुमायूं, हाँ सॉरी, बाबर और यह क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल बाबर है, सही है बाबर। और बाबर ने पानीपत की पहली युद्ध लड़ी थी। पानीपत की पहला पानीपत 1526 ईस्वी में बाबर और कौन, हाँ बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इसमें लोदी की हार हुई थी, अब बाबर जीत गया था। और इसी के साथ वो बाबर भारत में ही रह गया और भारत में ही मर गया। अच्छा, बाबर को मरने के बाद कहाँ दफनाया गया था, तो पहले दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में। कहाँ, आगरा के आराम बाग में, आराम बाग में। जो किसने बनवाया था, ये बाबर नहीं बनवाया था, लेकिन फिर जो है बाबर के चुने हुए स्थान, बाबर का जो चुना हुआ स्थान है कहाँ, काबुल। काबुल कहाँ है भैया, पता है, काबुल है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में है। फिर वहाँ इसको दफना दिया गया। अच्छा, बाबर जो है अपने मरने के बाद, है ना, बाबर जो है अपने शरीर को कहाँ दफनाने की बात करती है, तो काबुल में। तो लिखा कहाँ था, तो बाबर की जो पुस्तक है, बाबर की जो आत्मकथा है, जिसने अपनी जीवनी लिखी है बाबर ने, उसका नाम है बाबरनामा, बाबरनामा, नामा। या फिर इसको एक एक नाम और है जी, बाबरनामा का एक नाम और है, तुजुक बाबरी, है ना, तुजुक, इसका नाम है तुजुक ए बाबरी, बाबरी। ये लिखा किस भाषा में, तुर्की भाषा में, याद रखिएगा, ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। कभी कभी फंसा लेता है यहाँ पर, वो कह देगा कि नहीं नहीं ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं आपको, कि ये इसमें उर्दू में, कभी फारसी में, तो नहीं, तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाबरनामा। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने किया था, तो ये किया था बाबर ने। डन, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न पे आ जाइए। मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। अरे बड़ा अच्छा प्रश्न भाई। तो महात्मा गांधी पैदा कहाँ हुए थे जी, महात्मा गांधी पैदा कहाँ हुए थे। आप देखिए ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे, जो गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में, और डी मध्य प्रदेश में। तो महात्मा गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, जल्दी बताइएगा।
अब आसान प्रश्न भाई बता दो जल्दी। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन 1 है गुजरात में, बी है राजस्थान में, सी है महाराष्ट्र में और डी है मध्य प्रदेश में। देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। और इसी दिन 2 अक्टूबर दिन क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। क्लियर। अच्छा, महात्मा गांधी का तो जन्म 2 अक्टूबर 1879 में हुआ था। हुआ कहाँ था? तो एक गुजरात में, गुजरात के कहाँ पर? के पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी है ना। ये पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, गांधी। माता का नाम पुतली बाई, क्या? पुतली बाई, याद रखिएगा। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। क्लियर है ना। अच्छा, अब गांधी जी जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लिए? तो राजकोट से, राजकोट से। उसके बाद कहाँ चले गए? उसके बाद लंदन चले गए। कहाँ? लंदन है ना। कब गए? तो 1889 में गए। वहाँ से आए कब? तो 1893 में लौट के, नहीं 1892, 1889, 1888, 89, हाँ 1800 शायद 93 में वो फिर चले गए अफ्रीका में, अफ्रीका चले गए, अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका से लौट के कब आए? 1915 में। ठीक है, 1915 में भारत में आए। और 1917 में उन्होंने क्या किया? 1917 में उन्होंने क्या किया? तो चंपारण आंदोलन किया। क्या किया? चंपारण आंदोलन किया। ठीक है, और उसमें सफलता भी उनको मिली। फिर क्या हुआ? 1920 में उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया 1920 में किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1924 में उन्होंने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन को संबोधित किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन को संबोधित किया। और फिर आगे भी है, लेकिन मैं सीधे खत्म करता हूँ आपको। 1942 में आकर के, 42 में क्या हुआ कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और इसमें क्या नारा दिया गया था? करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। और 1948 में देखिएगा कि 1948 में नाथून राम गॉडसे ने, कौन? नाथून राम गॉडसे, याद रखेंगे, गॉडसे ने दिल्ली के बिड़ला भवन में, बिड़ला भवन में गोली मार दी गांधी जी को। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि गांधी जी कैसे कैसे क्या किए। डन रहा ये। अगले प्रश्न पे आइए। चलिए भाई, अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, है ना। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिएगा, ऑप्शन है 1907, 1807, 1707 और 1607। बताइएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, औरंगजेब की जो मृत्यु है वो आसान है। बताइएगा कि कब हुआ था जो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। आसान है प्रश्न। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु 1907 में हुआ था क्या? नहीं। 1807 में हुआ था? नहीं। ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अच्छा, औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने एक मकबरा बनाया, उसका नाम है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, मकबरा बनाया। ये कहाँ है? ये है आपको औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, द्वितीय ताज कहा जाता है इसको, है ना, बीबी का मकबरा को। और याद रखेंगे कि जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा है ना, वो कहाँ है? तो ये औरंगाबाद, कहाँ? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये है औरंगाबाद में। यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल आपको बताना कि कहाँ है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल
बताइए कहाँ है जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल, बताना कहाँ है जी। बलूचिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है, उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है ना, कहाँ है। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तुम लोग तो लग रहा है कि बूढ़ी हड्डी बूढ़ा हो गया है ना, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लुटा दे बाप का दौलत फुटानी उसे कहते हैं। कुछ तो करके दिखाओ भाई। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है जी। बलूचिस्तान में है, सिंध प्रांत में है कि पंजाब प्रांत में, उत्तर प्रदेश में। देखिए हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल की बात कर रहा है ना। हड़प्पा सभ्यता, मान लो कि ये भारत का नक्शा इस प्रकार से मैंने बनाया है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है पश्चिमी स्थल पूर्वी स्थल, और एक हो जाएगा उत्तरी स्थल दक्षिणी स्थल। देखिए ये मान ली हड़प्पा है, तो ये उत्तरी स्थल, उत्तर में कहाँ, तो मांदा। मांदा याद रखिएगा कहाँ, तो J&K में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अच्छा दक्षिण में कौन, दक्षिण में दायमाबाद, कहाँ, दायमाबाद है ना। दायमाबाद कहाँ भाई, ये है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, कहाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। क्लियर। अच्छा पूरब में कहाँ, पूरब में है यूपी में, यूपी में कौन, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, कौन, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में कौन है जी, पश्चिम में है सुतका गेंडोर, कौन, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है भाई, ये है बलूचिस्तान में, कहाँ, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ये सुतका गेंडोर कौन नदी के किनारे है, ये है दास्क नदी के किनारे, दास्क है ना, नदी के किनारे है। तो कौन हो गया आप हमारा आंसर, आंसर हो गया ये बलूचिस्तान। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था जी, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए ऑप्शन है अहमद शाह, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है आलमगीर द्वितीय, और चौथा है मोहम्मद शाह। तो बताइएगा कि जो है ये आपका जो है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अच्छा पहला मुगल बादशाह कौन था, पहला तो था, देखो पहला मुगल बादशाह कौन है, बाबर, बाबर है। बाबर के बाद कौन आया है, हुमायूं, हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया है, अकबर, अकबर। अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर, जहांगीर आया। जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहां, शाहजहां आया। शाहजहां के बाद जो है शासक बना कौन, कुछ समय के लिए शासक बना कौन, तो दारा शिकोह। कौन बना था, दारा शिकोह। शाहजहां का बेटा था, बड़ा बेटा दारा शिकोह, दारा शिकोह। और दारा शिकोह के बाद कौन आया, ये आया औरंगजेब, औरंगजेब आया। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह आया, मोहम्मद शाह। उसके बाद तो फिर जो है आए और गए, और अंतिम मुगल शासक कौन आ गया, तो बहादुर शाह जफर आ गए, जिन्होंने 1858 के युद्ध में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। और जो है उसके बाद 1858 के बाद इनको कहाँ भेज दिया, रंगून, है ना, इनको रंगून भेज दिया था ब्रिटिश ने। और वहाँ जाकर के 1877 में इसकी मृत्यु हो गई थी, इनके दोनों आंख निकाल लिए गए थे बहादुर शाह के। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो देखिए अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम किसने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। भारत में किसने व्यापारिक कोठी, यानी कि व्यापार जो है भारत में सबसे पहले किसने खोला था, जो है यूरोपियंस। कौन सा ऐसे यूरोपीय देश था जिसने भारत में पहली बार व्यापार कोठी खोली थी। भारत में कौन सा सर्वप्रथम किसने व्यापारिक कोठी खोली है, जो बताइएगा। ऑप्शन है डच, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है पुर्तगाली, और चौथा है फ्रांसीसी। तो बताइएगा कि भारत में सबसे पहले किसने व्यापारिक कोठी खोली है। देखिए सबसे पहले खोला किसने है, तो एक खोला है पुर्तगाली ने। पुर्तगाली कौन थे, पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा। डी गामा आया था भारत में पहली बार, कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो भारत में आकर के व्यापार की स्थापना की, और अंतिम रूप से फाइनली वो गए कहाँ, कब, तो वो गए 1961 में, गोवा को छोड़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले आए और सबसे पीछे गए पुर्तगाली। उसके बाद आए कौन, तो आए ब्रिटिश, ब्रिटिश आए कब, 1600 में, है ना। डच आए 1602 में, और फ्रांसीसी आए 1664 में, 1664 में। तो ये याद रखना है, सबसे पीछे फ्रांसीसी आए और सबसे पहले वो फ्रांसीसी भाग गए थे यहाँ से। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कहता है कि ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हॉकिंस जो था वो किसके दरबार में भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन का अधिकारी था,
तो देखिए ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के और औरंगजेब के, इनमें से किसके दरबार में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हॉकिंस भारत आया था? बताइए किसके दरबार में आकर के हाजिर लगाया था ये? देखिए देखिए ब्रिटिश अधिकारी जो है, चूंकि आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की शुरुआत कब हुई है? 1600 में, है ना? 1600 में ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी। और आपको जानकर हैरानी होगा कि जब कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था तो वो आया था किसके दरबार में? वो आया था जहांगीर के दरबार में। अच्छा, यहाँ पे देखिए अकबर भी नाम है। अकबर जो है ना, अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। तो कैप्टन हॉकिंस को पता नहीं था कि हमें जहांगीर के दरबार में जाना। उसको लगा कि अकबर जिंदा है, लेकिन जब तक वहाँ से ब्रिटेन से चला तब तक जो अकबर मर चुका था और यहाँ पर जहांगीर शासक बन गया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जेम्स प्रथम, जेम्स उसमें वहाँ का राजा हुआ करता था, तो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के, नाम क्या था? जेम्स प्रथम, याद रखेंगे, जेम्स प्रथम। कहीं पूछ देता भाई, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के कौन? कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में। कब पहुंचा था? 1609 में। 1609 में पहुंचा था। जब जेम्स प्रथम आया, सॉरी, जो कैप्टन हॉकिंस जब आया जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर को दो चीज़ें दी। एक था हाथ वाला घड़ी और एक था पेंटिंग, क्योंकि जहांगीर जो है वो पेंटिंग का बड़ा प्रेमी था, बहुत प्रेमी था। ठीक है, तो जहांगीर पेंटिंग का बहुत प्रेमी था, तो उसने क्या करा कि घड़ी को फेंकवा दिया और पेंटिंग को, अपने पेंटर को बोला कि इसको पेंटिंग का नकल करो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जहांगीर जो है पेंटिंग का बहुत बड़ा प्रेमी है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे? बड़ा अच्छा प्रश्न भाई ये हो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो बताइएगा। मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मछली पकड़ने का, शिकार करने का, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने का, कि चौपड़ और पासा खेलने का? और इसमें उपरोक्त में सही कथन चुनना है भाई, बोलिएगा जल्दी। केवल एक है, केवल दो है, 1 2 3 है और 1 2 3 4 है। तो बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एकदम आसान प्रश्न, एकदम बउआ वाला प्रश्न है, तुच्चा प्रश्न है, बताओ जल्दी जल्दी बोलिए कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो किसका प्रयोग करते हैं अपने इसके लिए, किसके लिए? तो क्या कहते हैं? मनोरंजन के लिए। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ते हैं मनोरंजन के लिए, शिकार भी करते हैं, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते भी हैं और चौपड़ और पासा भी खेलते हैं, यानी कि चारों का प्रयोग करते हैं मनोरंजन के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता भाई? तो ये जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सा है? कांस्ययुगीन। कौन सा? कांस्ययुगीन सभ्यता है। अच्छा, पहली मातृसत्तात्मक सभ्यता भी है, मातृसत्तात्मक सभ्यता भी है। और क्या है? पहली नगरीय सभ्यता भी है। क्या है? नगरीय सभ्यता भी है ना? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु का पहली बार प्रयोग हुआ है जी? तो कांसा का प्रयोग हुआ है जी। कांसा इन्होंने ही बनाया था जी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन है? भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन है? हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद सभ्यता है, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता जो भारत को नगर तक ले गया था, कौन है वो? तो सिंपल सा है, ये है हड़प्पा सभ्यता। डन है, इसमें तो पहले ही मैंने बता दिया। तो आगे हम बढ़ जाते हैं सीधे इसको। देखिए कि सर टॉमस रो भारत कब आया था? सर टॉमस रो भारत कब आया था? सर टॉमस रो भारत कब आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर टॉमस रो भारत कब आए थे जी? सर टॉमस रो भारत में कब आए थे? ऑप्शन है 1615, 1620, 1600 में और 1715 में। तो सर टॉमस रो, देखिए सर टॉमस रो कौन है? तो ब्रिटिश अधिकारी है, वो भी जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के ही भारत में आया है, लेकिन वो आया है कब? 1615 में। सर टॉमस रो 1615 में आया। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध सबसे आसान है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसे भी याद रखिएगा, भुलाइएगा मत। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1765, 1757 और 1789। बताएंगे प्लासी, प्लासी है कहाँ? पहले तो प्लासी पता करिए, प्लासी कहाँ है? तो प्लासी है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना? कौन नदी किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे है ये। ठीक है, प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अच्छा प्लासी युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था
सिराजू है भैया, सिराजू धौला, सिराजू धौला। और ब्रिटिश, कौन? ब्रिटिश, ब्रिटिश में उसमें कौन थे भाई? उसका नाम था जो है लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, इसके बीच में हुआ था। चलिए, तो प्लासी युद्ध हुआ कब था? तो हुआ था 1757 में, 1757 में, ठीक है। हुआ क्या था इसमें हुआ था कि ब्रिटिश जो है वो मिला लिए अपने, ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला के सारे मंत्री संत्री थे उस सबको अपने तरफ मिला लिया, और कुछ मंत्री नहीं मिल पाए तो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ते रहे, और बाकी जो था मीर कासिम, मीर जाफर और भी आमी चंद, फतेह चंद, जितने भी लोग थे जो बड़े बड़े थे, लोग बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े बैंकर थे, वो सारे को मिला लिया, और मिला करके जो है बंगाल में जो है क्या कह सकते हैं कि एक युद्ध, एक जो है युद्ध संपन्न हुआ, और उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिश जीत गए, और वहीं से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि वैदिक ग्रंथों में पुरुषार्थ कितने हैं जी? पुरुषार्थ, तुम पुरुषार्थ में वाला पुरुष है कि नहीं है ना? मतलब कभी कभी होगा ना कि चैलेंज लोग कर देता है कि भाई तोरा में दम है कि नहीं है, तो दम का मतलब पुरुषार्थ है कि नहीं है ना? अगर तुम पुरुष में पैदा लिए हो तो कुछ दम है तो करके दिखाओ, तो पुरुषार्थ है तो बताइए। तो पुरुषार्थ कितने हैं, है ना? पुरुषार्थ जो है वो कितने हैं जो बताना है, कितने बताए गए हैं। देखिए, पुरुषार्थ की संख्या 4 है ना? वैदिक ग्रंथों में याद रखिएगा कि पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ जो है वो 4 हैं। विवाह कितने हैं जी? विवाह कितने हैं? विवाह 8 हैं। संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? 16 है ना? पुराण कितने हैं? सब पूछ लेता है भैया, पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं। अच्छा, जो है वेद कितने हैं जी? वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ठीक है। सबसे जो है सबसे प्राचीन वेद कौन है? प्राचीन वेद कौन है? यह है ऋग्वेद। कौन वेद? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन है? वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अच्छा, सबसे जादू टोना का वेद कौन है जी? ये अथर्ववेद है जी। जादू टोना का वेद अथर्ववेद। अच्छा, एक वेद और है, कौन? संगीत का वेद कौन है? सामवेद। अच्छा, सबसे पवित्र वेद कौन है? सामवेद है। सबसे महान वेद सामवेद। क्यों? क्योंकि गीता में कहा है किसने? अर्जुन ने, कि मैं वेदों में सामवेद हूं, इसलिए सबसे पवित्र वेद माना जाता है किसको? सामवेद को। डन है? आगे बढ़ देते हैं। तो अच्छा, हाँ, तो हमने यहाँ देखा ना भाई कि वैदिक ग्रंथों में पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं भैया? तो वैदिक ग्रंथों में पुरुषार्थ 4 हैं। कौन है? काम है, अर्थ है, धर्म है और मोक्ष है। ये चारों पुरुषार्थ हैं। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ देगा यहाँ से कि सबसे पवित्र पुरुषार्थ कौन है? पवित्र, या फिर सबसे उत्तम पुरुषार्थ कौन है? तो सबसे उत्तम पुरुषार्थ धर्म है ना? धर्म जो है सबसे उत्तम पुरुषार्थ माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु। सिख धर्म के संस्थापन गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के जो है ना 10वें गुरु हैं। 10वें गुरु हैं। क्लियर? याद रखिए, पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ है? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में हुआ था गुरु नानक। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो पटना में हुआ था। पटना कहाँ? पटना साहिब। पटना साहिब में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने पंच ककार चलाया था। पंच ककार, हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है, बड़ा अच्छा है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। सही कथन क्या है इसमें जो बताना आपको। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज है। हड़प्पा सभ्यता कैसा है? मातृसत्तात्मक समाज वाला है। दूसरा कहता है कि देवियों की पूजा सोम और रौद्र रूप में होती थी हड़प्पा सभ्यता में। तीसरा है कि शिव की पूजा के आरंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। चौथा है कि नारी की पूजा कुमारी के रूप में होती थी हड़प्पा सभ्यता में। इसमें से आपको सही चुनना है, जो बताइए। सही चुन के जरा बताइए तो कि कौन सही है, कौन खराब है, कौन गलत है। तो देखिएगा, ये इसमें जो है ना, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में देवी की पूजा होती थी सोम और रौद्र, यानी कि सौम्य का मतलब क्या हुआ?
मतलब ममता की देवी के रूप में, और रौद्र का मतलब क्या, गुस्सैल देवी के रूप में होता था। ठीक है। शिव की पूजा जो है का आरंभिक प्रमाण कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, क्योंकि हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से शिवलिंग भी मिला है, और हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जिस पर एक जो एक व्यक्ति है जो ऐसे बैठा हुआ है पालथी मार के, और उसके 2 सींग है ना, और वो जो है ध्यान में है। तो उसको मार्शल ने, जॉन मार्शल ने क्या कहा, पशुपति शिवा बोला है। तो शिव की पूजा, अच्छा नारी की पूजा कुमारी के रूप में होती थी, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। डन। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पंचमकार का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए पंच ककार का सिद्धांत किसने दिया था, पंचमकार नहीं, पंच ककार, याद रखिएगा, पंच ककार का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है गुरु नानक देव ने, बी है गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अंगद जी ने, और डी है गुरु तेग बहादुर ने। तो पंच ककार का सिद्धांत किसने दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंच ककार का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए पंच ककार का सिद्धांत दिया है किसने, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। पंच ककार का मतलब क्या है, 5 गो क, पंच ककार, ककार का मतलब क्या, 5 क, 5 का मतलब क्या, कच्छा, कच्छा, कड़ा, कड़ा, कंघा, कंघा, और कृपान, कृपान, और क्या, केस, है ना। जो सिख होते हैं ना वो 5 चीजें रखते हैं, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपान और केस, ये पंच ककार, ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। लंगर व्यवस्था की भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, संगत पंगत की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। याद देखिए अस्थाई बंदोबस्त को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इस्तमरारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था भी, व्यवस्था बोलते हैं इसको, और भी बोलते हैं एक चीज, अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी व्यवस्था के बाद और भी बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त को, एक चीज और बोलते हैं जी, एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा। तो चलिए इस्तमरारी व्यवस्था किसने लागू किया था, ये लागू कब हुआ था, तो 1793 में लागू हुआ था। ठीक है, लागू किसने किया था, तो अब देखिए ऑप्शन में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लीटन, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इसको लागू किया था, कहाँ किया था, बंगाल में, बंगाल में लागू किया था। अच्छा इसी के साथ में एक और कानून आया था, उसका नाम था सूर्यास्त कानून। क्या आया था, सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून, है ना, कानून आया था। इसमें क्या था कि जो है ना अस्थाई बंदोबस्त में जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे ना, तो उनको शाम होते होते जो डेट दिया होता था कि आज तक टैक्स आपको दे देना है, अगर आज शाम तक टैक्स नहीं देते थे तो उनको जो है ना शाम तक उनके खेत नीलाम हो जाते थे, उनके खेत को ब्रिटिश कब्जा में ले लेते थे। तो ये हो गया अस्थाई बंदोबस्त, और ये हो गया हमारा क्या, सूर्यास्त कानून। क्लियर है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा था कि दिल्ली दूर है। बड़ा अच्छा प्रश्न भाई, किसने कहा था कि दिल्ली दूर है, किसने कहा था कि दिल्ली दूर है। ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बी है अमीर खुसरो, सी अबुल फजल और डी बाबा फरीद। तो किसने कहा था कि दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर रस्ते। ठीक है, तो इसने कहा था, इनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, दिल्ली दूर है ना। अच्छा अमीर खुसरो कौन है, अमीर खुसरो क्या कहा जाता है, तूतीय हिंद, क्या कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तूतीय हिंद, तूतीय हिंद कहते हैं इसको, हिंद, है ना। अच्छा अमीर खुसरो को तबला, तबला एवं वीणा, एवं वीणा का आविष्कारक माना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने और बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि बहुत सारे जो है इनकी पुस्तकें हैं, जैसे नूह सिपीहर, है ना, देवल देवी खिरिज खां, जैसे कि और भी है इसके पुस्तक और भी हैं, जैसे कि आशिका, ये सब किसकी पुस्तक है, अमीर खुसरो की है। अच्छा अबुल फजल ने क्या लिखा है, आईने अकबरी, आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। बाबा फरीद कौन है, एक सूफी संत है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है। ऑप्शन देखिए, महल एवं खंडहर से, ऑप्शन बी है टेराकोटा फिगर से, ऑप्शन सी है बाट एवं स्केल से, और 4 है कि विदेशी के विवरण से। तो हमको बताइए आप कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है।
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की हमको जानकारी प्राप्त होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो महल एवं खंडहर चाहिए, टेराकोटा फिगर भी चाहिए, बाट एवं स्केल भी चाहिए और विदेशियों का विवरण भी चाहिए। ये सारे चीज़ चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के लिए। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो प्रागैतिहासिक काल में आता है, यानी सॉरी वो जो है हाँ प्रागैतिहासिक काल में आता है, और उसके अध्ययन में केवल और केवल जो है आपको पुरातात्विक साक्ष्य की जो है भरमार है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य का ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य भी पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में इन चारों चीज़ों का उपयोग हम करते हैं, क्योंकि इसमें साहित्य नहीं पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ चीज़ तो है, लिपि तो प्रचलन में है ना, लिपि है लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई है। इस लिपि को क्या कहते हैं? बाउस्ट्रोफ्रेंडम लिपि, बाउस्ट्रोफ्रेंडम लिपि कहते हैं इसको, ठीक है, बाउस्ट्रोफ्रेंडम लिपि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? और गौमूत्री लिपि कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? चित्राक्षर लिपि कहते हैं। अच्छा, इसी लिपि का दूसरा नाम और भी है, क्या है? सॉरी, एक लिपि और, उसका नाम है कीलनुमा लिपि। कौन लिपि? कीलनुमा लिपि, है ना। कीलनुमा लिपि का मतलब क्या है? ये कहाँ का है? ये है मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया की लिपि जो है वो कौन सा है? कीलनुमा है। तो याद रखिएगा ये। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 की लड़ाई में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है भारत का, 1857 की लड़ाई में बिहार का नेतृत्व किसने किया है जी? बेगम हजरत महल ने किया है, तात्या टोपे ने किया है, कि महात्मा गांधी ने किया है, कि वीर कुंवर सिंह ने किया है? तो बताइएगा कि 1857 की लड़ाई में बिहार का नेतृत्व किसने किया है? तो किया है कौन? तो वीर कुंवर सिंह ने किया है, वीर कुंवर सिंह ने किया है। तात्या टोपे ने कहा कि जो है नेतृत्व किया था, तो कानपुर का। बेगम हजरत महल ने कहाँ किया था? तो एक किया था अवध का। तो याद, अवध एवं लखनऊ, हाँ बिल्कुल, अवध एवं लखनऊ, दो जगह का, तो याद रखेंगे इसको, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न एक और है, एक प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, जो बताइए। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए कांग्रेस की स्थापना, सॉरी हाँ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ना, कब हुई थी, जो बताइए। देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? तो 1985 में, बी है 1885 में, सी है 1785 और डी है 1685। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? तो 1885 में, है ना, 1885। अच्छा, कहाँ हुआ था? पूना में कि बम्बई में? पूना में कि बम्बई में? बम्बई में, याद रखिएगा। पहले होना था कहाँ? पूना में, लेकिन पूना में क्या फैल गया? प्लेग। क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। तो इसका जगह बदल दिया गया, कहाँ हो गया? बम्बई। कहाँ? बम्बई हो गया। बम्बई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल, याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सचिव कौन थे? याद रखेंगे, सचिव कौन था? सचिव थे ए ओ ह्यूम। कौन? ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, याद रखिए, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे इसके, WC बनर्जी, डन। और उसमें 72 लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की स्थापना में। अगले प्रश्न पे आइए कि मुजफ्फर बम कांड में कौन शामिल थे? मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन शामिल थे? बड़ा अच्छा प्रश्न भाई। मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन शामिल थे? सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको फांसी भी पड़ा था, याद रखना है। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी नेता थे जिनको फांसी भी पड़ा था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था? तो 1908 में हुआ था, 1908 में हुआ था, ठीक है। मतलब इसमें शामिल कौन थे? तो खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी थे, कि दोनों थे, कि इनमें से कोई नहीं थे? देखिए इनमें से दोनों थे, इसमें से दोनों, खुदीराम बोस भी थे और प्रफुल्ल चाकी भी थे, ठीक। तो हुआ क्या कि जब बम फेंकना था, क्योंकि वहाँ का जो जज था उस पर बम फेंकना था, लेकिन उस जज, उस जो गाड़ी जा रहे थे उसमें जज नहीं था, उसमें 2 लेडीज़ थी, उन पर बम फेंका गया और दोनों मर गई। इसे गिल्ट में आकर के, इसे सदमे में आकर के कि यार मैंने बड़ा ख़राब काम कर दिया, जो प्रफुल्ल चाकी थे ना, है ना, प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस जो है वो वहाँ से मुजफ्फरपुर से भाग गए। लेकिन जब वो रेलवे लाइन के पकड़ करके जा रहे थे तभी उनको पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ के उनको फिर फांसी दे दी। तो याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस ही थे। और ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा था कि दिल्ली दूर है? तो पहले भी मैंने कर लिया क्या, इसको हटाइए। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था?
होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग, बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई, इस बार पूछ भी दिया है ये। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं ने। किसने किया था होम रूल लीग की स्थापना जी? देखिए, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने भी किया था और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। लेकिन पहले कौन किया था? तो पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कब? तो ये किया था अप्रैल में, अप्रैल 1916 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने कब किया था? सितंबर में, सितंबर 1916 में किया था। अच्छा, एनी बेसेंट बिहार कब आए थे? 1918 में, याद रखिएगा, बिहार आए थे कब? 1918 में एनी बेसेंट। ठीक, तो ये चीज। अच्छा, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1915 में। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी एनी बेसेंट? 1915 में। अच्छा, पहली महिला थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है ना, जो है हुआ क्या कि बाल गंगाधर तिलक को जो है ना अशांति का दूत कह दिया था एक व्यक्ति था, उसका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उसने अशांति का दूत कह दिया था किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और वो जो है ना उसको, उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक चले गए लंदन, और लंदन जाकर बीमार पड़ गए। तो 1 अगस्त, याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में। और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये संयोग है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 के दिन। डन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का फादर किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसको कहते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर को, और सी है राजा राम मोहन राय, और डी है दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रवाद का फादर किसको बोलेंगे, पिता किसको बोलेंगे? ये महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता बोलते हैं भाई। राष्ट्रवाद का पिता नहीं, इसको समझ लेना। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रवाद का पिता नहीं है। गुरुदेव, इनको रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव। दादा भाई ये हैं वयोवृद्ध, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो चारों का अलग अलग नाम है। ये बापू भी हैं हमारे, राष्ट्रपिता भी हैं। बापू किसने कहा था इनको? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए याद रखिए कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? बोस ने कहा था। किसने? बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इनको बापू कहा था। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी। डन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न यह है कि हड़प्पा, हाँ, कब्रगाह R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? R37, याद रखिएगा कि कब्रगाह R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? कब्रगाह R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ है, इस बार ये पूछा शायद है। कब्रगाह R37 और कब्रगाह H, ये दो चीज़ काफ़ी फेमस है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से कि बनवाली से। कब्रगाह R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, कब्रगाह R37 जो है ना, ये मिला है कहाँ से? तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से बहुत कुछ मिली है। ठीक है, हड़प्पा से एक मिला है नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति मिली है ना। अच्छा देखिए, ऐसे नटराज की मूर्ति आप लोग देखे होंगे, है ना। एक ऐसे एक व्यक्ति होता है ना ऐसे, हैं, और पैर एक इधर रहता है ऐसे, पैर ऐसे टाइप के, और एक हाथ इधर एक हाथ इधर ऐसे करके, है ना। तो नटराज की मूर्ति और तांडव मुद्रा में है नटराज की मूर्ति, वो शिव के प्रतीक हैं, याद रखिएगा। और नटराज की मूर्ति किसके प्रतीक हैं? शिव के, शंकर भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। और याद रखिए हड़प्पा से ही, अच्छा हड़प्पा कहाँ पे है? याद रखिएगा हड़प्पा पाकिस्तान में है जी। पाकिस्तान में कहाँ पर? साहिवाल जिले में। आप पूछता है साहिवाल, है ना। पहले आता था मोंटगोमरी, ये भी याद रखना है। मोंटगोमरी जिला, गोमरी जिला या साहिवाल जिला में स्थित है। कहाँ? हड़प्पा। कौन नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अच्छा, हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने किया था? इस हड़प्पा की खोज किया था किसने? और इसने किया था दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम शाहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में जी। किसकी निर्देशन में किया था? जॉन मार्शल। कौन मार्शल? जॉन मार्शल, याद रखेंगे, जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था हड़प्पा की खोज। कब? 1921 ईस्वी में। डन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसको।
चलिए अगला प्रश्न कहता है कि वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में गेहूं को क्या कहते हैं? वैदिक काल में गेहूं को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वैदिक काल में गेहूं को क्या कहते हैं? ब्रीही कहते हैं, गोधूम कहते हैं, यव कहते हैं, उड़द कहते हैं, जो बताइए। वैदिक काल में गेहूं को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ब्रीही किसको कहते हैं? ब्रीही कहते हैं चावल को, गोधूम कहते हैं गेहूं को, यव किसको कहते हैं? जौ को कहते हैं, उड़द तो उड़द हो ही गया। तो याद रखिएगा, गेहूं को कहा जाता है गोधूम। वैदिक काल में गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं, गोधूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में होलो हल? बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, जो बताइएगा। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? देखिए, लॉर्ड कर्जन बी है, लॉर्ड डलहौजी सी है, विलियम बेंटिंग और डी है लॉर्ड रिपनमा। तो बतावा कि बंगाल के विभाजन में कौन गवर्नर जनरल के काल में होलो हल? देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था। और इसी साल बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में ही क्या शुरू हो गया था जी? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी, याद रखिएगा, क्या? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था, 1905 में शुरू हो गया था ये। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि जो है ना, अपने वस्तुओं का प्रयोग करना, विदेशी वस्तुओं का होली जलाना। ठीक, अपने वस्तुओं का प्रयोग करो, विदेशी वस्तु का होली जलाओ। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? बंगाल विभाजन। तो बंगाल में होगा ना भाई, बंगाल में। कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्लियर? लॉर्ड कर्जनवा न कर। आगे बढ़ा जी। आगे प्रश्न के, पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है जी? पशुपालन के जो आरंभिक साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, जो बताइएगा। पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिएगा, आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है पशुपालन का? तो पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, सी है नवपाषाण काल से, और डी है पूरा पाषाण काल से। तो पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य हमको मिलते हैं कहाँ से? तो नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक प्रश्न और भी होगा। हाँ, गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, लंदन में हुआ था, कि अमेरिका में हुआ था? गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। कितने गोल मेज सम्मेलन हुए जी? 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ है। ठीक, कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था, 1931 में भी हुआ था, और 1932 में भी हुआ था। गांधी जी 1930 में दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे गांधी जी। किस जहाज से गए थे जी? तो राजपुताना नामक जहाज से गए थे गांधी जी, ठीक है, गोल मेज सम्मेलन में। डन। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे कितना बजे? 7 बजे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ये बड़ा गलती बात है भाई। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब ना मज़ा आएगा काम करने में भाई।